Hello bachcho, welcome to the session. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So आज हम लोग Cell the Unit of Life चैप्टर पढ़ने वाले हैं. I know बहुत बड़ा चैप्टर है मैम, इतने कम टाइम में कैसे करेंगे? पूरा रिवीजन होगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी, सारा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 3 पेज में. यस, यू हर्ड मी राइट, ओनली इन 3 पेज. बहुत ही सुंदर हैंड रिटन नोट्स तैयार है आप लोग के लिए, जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा. यस, आप सबको पता है कि पीडीएफ कहाँ पे मिलना है. पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर मिल जाएगा, या फिर आपको नोट्स रिपोजिटरी का डायरेक्ट लिंक दिया है, उधर जाइए, आपको सारा पीडीएफ जो है अपलोडेड मिल जाएगा. यस, तो ये हैंड रिटन नोट्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं. कोशिश करेंगे कि इतना कंसाइज नोट्स को हम जितना अच्छे से एकदम वर्ड टू वर्ड समझ लें उतना अच्छा है. तो उसके लिए आपने अपने सामने एनसीईआरटी रखनी है. एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने जो पीडीएफ शेयर किया है वो भी आप कोशिश करिए कि आपके साथ ही रहे. ये सिर्फ पॉसिबल प्रिंट आउट कर लीजिए, एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. 3 ही पेज है यार, 3 पेज का जो है आप लोग का मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसमें. ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आप लोग वीडियो को आराम से पॉज कर कर देख सकते हैं. ठीक है, यस, चलें शुरू करें. अब बोलोगे, पहले बात तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, इतने बड़े चैप्टर को 3 पेज में किया कैसे? आप कुछ भी बोल रहे हो? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बोल रहे. देखो 1 2 3 पेज में ये पूरा चैप्टर समाप्त. एक एक डिटेल, कुछ भी छूटा नहीं है, एक भी चीज छूटी नहीं है, सब कुछ करेंगे. तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड शो मी द एक्साइटमेंट इन द कमेंट्स बिलो दैट यस वी आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न द होल चैप्टर, टू रिवाइज द होल चैप्टर. और जो बच्चे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इसी तरीके से आप लोग को हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, इसी तरीके से हर चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और हम पूरा एनसीईआरटी छप्पा चप्पा एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं. ठीक है, यस, तो चलिए शुरू करते हैं. वैसे ये है बहुत बड़ा चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. जब हम चैप्टर की बात करते हैं, इसमें वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने डेप्थ में नहीं पढ़ी है. और ये चैप्टर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जब किंगडम एंड ऑल के लेवल पे आप जाके पढ़ रहे हो, सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर सिर्फ आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई यही है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी से तुम्हारा पूरा लाइफ चल रहा है, सब कुछ इस पे ही है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़िए. तो हम आज विस्तार से इस चैप्टर के बारे में रिवाइज करेंगे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों सेल को द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? यस, क्योंकि सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. बिल्कुल सही. और हमें ये भी पता है कि हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हुए हैं. बिल्कुल सही बात है मैम, हमने तो पहले वाले इसमें चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेल ही होता है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और फिर सेल के बाद आपका जो है टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऐसे ही तो एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है ना. यस, तो आज हम लोग ये सेल के अंदर, ये सेल के ऊपर, ये सेल का स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमने डेप्थ में पढ़नी है. रेडी हैं सब लोग? यस, जोश आए है, बिल्कुल एकदम. वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. बिल्कुल सही बात, कोई डाउट नहीं इसमें. यस, अब जो सेल, अब जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स के पास ढेर सारा सेल होता है. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर. कोई डाउट? यस, जिनके पास ढेर सारे सेल्स होते हैं उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर. यस, तो एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इजी. यस, अब ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है. अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मैम, क्या इसमें क्या आधा फंक्शन होता है क्या? ये एक क्वेश्चन आता है ना, बट नहीं, फंक्शन तो ये बाकायदा पूरा करता है. इसके इसके कॉम्प्लेक्स फीचर्स नहीं है, बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल फंक्शंस है, बट ये अकेला करता है. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, यूनिसेलुलर का. अकेला रहता है, अकेला करता है, इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है. एक ही सेल पूरे बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस अलोन. यस, अब वहीं पर बात करते हैं मल्टीसेलुलर की. तो मल्टीसेलुलर में डिविजन ऑफ लेबर होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, किस तरीके से जब टिश्यूज बनते हैं डिवीजन ऑफ लेबर होते जाता है. अब जरूरी नहीं है सब में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, हमने पोरीफेरा भी पढ़ा था जिसमें मल्टीसेलुलर होते हुए भी वो सेल एग्रीगेट है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का था, है ना. तो इतना बेसिक कंसेप्ट तो हमारा पिछले चैप्टर से ही क्लियर हो चुका है. अब बात करते हैं कुछ चाचा मामा की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं. एंटोन वॉन लीवेनहॉक. अब ये जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई लाइव सेल करके कुछ
होता है, ये जो सेल्स होता है ना, ये हमारे जो लिविंग बॉडी है, सबको सिर्फ लिविंग बॉडी दिखती थी, ऑर्गन दिखता था। अब ये बोले कि ये ना छोटे 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 आपके किससे बने हैं, सेल से बने हैं, और ये सारे के सारे सेल कैसे हैं, लिविंग हैं। इन्होंने ही फर्स्ट ये सेल जो है डिस्क्राइब किया था कि भाई लाइव सेल होता है। और फिर उसके बाद जो है फर्दर माइक्रोस्कोप जो है एडवांस होते गया, स्टेनिंग मेथड्स आते गए, और फिर आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन जी ने जो है डिस्कवर किया कि भाई ये सिर्फ सेल कंपार्टमेंट नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ए पहले आया है ना, ए पहले आया फिर बी आया, ए पहले आया फिर बी आया। तो पहले ए आया, उसने बोला भाई सेल एग्जिस्ट करता है, लिविंग सेल होता है। फिर बी आया, ब्राउन आया, उसने बोला कि न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है, डार्क डार्क कलर का बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस, अब कुछ साइंटिस्ट आए और भी चाचा मामा लोग आए, इन्होंने अपना थ्योरी दिया। यस, सब लोग अब जुट गए एकदम सेल के बारे में पढ़ने के लिए। अब इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी। यस, 3 साइंटिस्ट थे, वैसे तो 2 ही थे, तीसरे ने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो लिया कि रुक जाओ मैं अभी थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था, पहले तो आए हमारे बॉटनिस्ट। यस, मिथियास लीडन, ये जो थे, यस ये बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये प्लांट को पढ़ते थे। 1838 में, कब, 1838 में, ठीक है। इन्होंने बोला कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं सेल से बने हुए हैं, टिश्यूज से बने हुए हैं, क्योंकि प्लांट पढ़ रहे थे। इन्होंने बोला, एक थ्योरी दी थी, भाई सारे के सारे प्लांट्स जो है ना, वो जो है लिविंग आपके सेल्स एंड टिश्यूज से बने हुए हैं। यस, फिर उसके बाद आए थियोडोर श्वान, ये कौन थे, जूलॉजिस्ट। इन्होंने बोला अच्छा प्लांट में हो रहा है तो एनिमल भी चेक करके देख ही लेता हूं। फिर इन्होंने जो है प्लांट एनिमल को चेक किया 1839, ठीक है, 1 साल बाद ठीक है 1 साल बाद 39 में इन्होंने बोला, स्टडी किया एनिमल सेल्स को और बोला कि यार एनिमल सेल्स में भी होते हैं। और प्लस थोड़ा एडिशनल पॉइंट दिया, वरना सब लोग कॉपी कैट बोलते हैं ना, तो थोड़ा एडिशनल पॉइंट दिया, बोला कि एनिमल सेल्स में भी, यस मतलब एनिमल में भी सेल्स होते हैं और ये जो है कवर होते हैं थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यस, प्लस थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला कि अरे श्लीडन को ऐसा ना लगे कि सेम सेम बता रहा हूं, थोड़ा एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। बोला कि अरे श्लीडन तुमने नोटिस किया क्या प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होता है। यानी उन्होंने, जूलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने पहले एनिमल सेल को पढ़ा, बोला कि एनिमल सेल्स के पास भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उन्होंने बोला चल प्लांट्स भी चेक करके देख लेता हूं, एंड देन ही रियलाइज कि प्लांट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लांट्स में सेल वॉल होता है जो कि हमारे जो है एनिमल सेल्स के पास नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों ने अपना मेन दो पॉइंट तो दे दिया भाई हमारे सेल थ्योरी का। फिर आते हैं रुडोल्फ विर्काउ। रुडोल्फ विर्काउ ने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धोया। रुडोल्फ विर्काउ ने एक्सपांड किया सेल थ्योरी को, कब, 1855 में, इतने साल बाद। यानी देखो 1838, 39 ये तो जरा बगल बगल में, फिर 55 में सीधा इन्होंने क्या बोला कि ये जो न्यू सेल्स होते हैं ना, जो आप बोल रहे हो कि सेल डिविजन करता है, ऑब्वियस सी बात है हमारा सेल बड़ा होगा, डिवाइड होगा, तभी तो हम पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जब सेल, उन्होंने बोला कि जब ये सेल डिवाइड करता है तो एक चीज ध्यान रखो कि ये सेल जो है, नया जो सेल है वो हमेशा 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 प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगा। यानी अगर वो सेल नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ही नया सेल आएगा, वरना नया सेल नहीं आने वाला। यानी आसमान से टपक के सेल नहीं आता है, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। यस, यानी मम्मी होगी तो ही बच्चा आएगा, ऐसे ही बच्चा आसमान से टपकता नहीं है। और उसको उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला, यानी जो एक सेल्स होते हैं वो कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इजी, ये हमारे थ्योरी थी, सेल थ्योरी, पूरा समरी था सेल थ्योरी का कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स दोनों ही सेल से बने होते हैं। प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल होता है, एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब जो सेल है वही आपका डिवाइड, मतलब वो तभी डिवाइड करेगा जब प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा। इजी पीजी। यस, चल
ये हो गया सेल थ्योरी। फिर बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल की, सेल के बारे में, ठीक है। तो ओवरव्यू अगर आप देखते हैं सेल का, तो सेल्स जो हैं अपने साइज और शेप में डिफर करते हैं, ठीक है। सबका साइज शेप अलग अलग होता है। हमने ऑलरेडी टिश्यूज में पढ़ लिया कि भाई टिश्यूज अलग अलग टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि सेल अलग अलग टाइप के हैं। और सेल अलग अलग टाइप के क्यों बनेंगे, एक टाइप के क्यों नहीं बन सकते भाई? उनका फंक्शन भी तो अलग अलग है। जिसका जैसा फंक्शन वैसा उसका शेप, हमने टिश्यूज में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जिसका सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है वो फ्लैट के भी काम चला लेता है। जिसका काम है एब्जॉर्प्शन का, उसको थोड़ा ऐसा कॉलमनार होना पड़ता है, सरफेस एरिया बढ़ानी पड़ती है। यस, तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। आपने याद रखना है कुछ चीजें जो कि आपके पीवाईक्यूज में पूछी गई थी, तो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में। वो क्या है भाई? आपका स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है आपने को पता होना चाहिए। 0.3 माइक्रोमीटर है। यस, माइकोप्लाज्मा विच इज द स्मॉलेस्ट सेल विच इज प्रेजेंट। यस, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। कहां पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। ये माइकोप्लाज्मा वर्ड और कहां पढ़ा था हमने, किस चैप्टर में? यस, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की साइज लें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। हमको लगता था बैक्टीरिया ही सबसे छोटा होता है, नहीं, बैक्टीरिया जो है 3 से 5 माइक्रोमीटर का। माइकोप्लाज्मा तो 0.3 माइक्रोमीटर, उससे भी कितना ज्यादा छोटा। यस, लार्जेस्ट सेल कौन सा है भाई? आइसोलेटेड एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। यस, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, बहुत लोग समझते हैं ऑस्ट्रिच जो अंडा देता है वो, नहीं बेटा, वो वाला नहीं, एग गैमेट वाला एग ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल बोला है। ओके, यस, कितने 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 लोगों को ये डाउट था, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, कितने लोग ऐसा सोचते थे? यस, नहीं, मुझे इसलिए पता ना क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने भी एक बार ये सोचा था। ओके, फिर बात करते हैं कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स जिनका आपको जो है डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो आरबीसी है ये 7 माइक्रोमीटर इसका जो है डायमीटर है। कितना? 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स है। यस, शेप अलग अलग हो सकता है आपके, किसी भी सेल का अलग अलग डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लेग हो सकता है, या फिर इरेगुलर भी हो सकता है जिसका कोई शेप ही नहीं है। तो सेल के शेप तो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूरे सेल का। न्यूक्लियस खोपड़ी का काम करता है कि नहीं? यस, तो न्यूक्लियस बिकम्स द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? अगर वो पुराना है तो उसके पास जो है बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। बट वहीं जब वो नया बन जाता है, जब न्यू न्यूक्लियस बनता है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो अपना स्ट्रक्चर डेवलप करके रखूंगा, है कि नहीं? यस, तो उसी बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के सेल्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। पुराना याद रखना है वर्ड, क्या? प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब पुराना, कैरियन, कैरियन मतलब आपका न्यूक्लियस, यानी पुराना न्यूक्लियस है। अब पुराना न्यूक्लियस है तो बट ऑब्वियस सी बात है बेचारे के पास बहुत अच्छा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होगा, मेम्ब्रेनलेस होता है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीवाईक्यू, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक है, इनका न्यूक्लियस पुराना है। तो ये सेल्स पुराने हैं, पुराने सेल्स हैं। जनरली ये जो है छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फटक से जो है क्या करते हैं, ये आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे अगर वो रॉड शेप का रहा तो वो कहलाता है बैसिलस, दिख रहा है? यस, अगर वो स्फेरिकल शेप का रहा, गोल 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 रहा, तो फिर वो होता है कोकस, कोकस, ठीक है। अगर वो कॉमा शेप रहा तो विब्रियो, यूजुअली आपके जो वायरल होते हैं वो आपके ऐसे ही दिखते हैं, विब्रियो। यस, फिर कुछ जो ऐसे स्पाइरल शेप रहा तो उसको कहेंगे स्पाइरिलम, ठीक है। यस, और एक बात जो आपने ध्यान रखने हैं कि इनके पास भी सेल वॉल होता है, ठीक है, बट किसके पास नहीं होता? एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, रेस्ट ऑल हैव सेल वॉल। इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में ढूंढा आपने कहाँ है ये लाइन, और है तो अंडरलाइन कर दो। यस, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, रेस्ट सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म इनके पास भी होता है, यूकैरियोट्स के पास भी होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके वजह से इनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं कि इनका न्यूक्लियस कैसा नहीं है, डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट ही नहीं है। जेनेटिक मटेरियल
इनका नेकेड होता है क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जब न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल तो बेचारा नंगा पुंगा ही रह जाएगा, है ना। अब इनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए। दो चीजें प्रेजेंट हो सकती है, या तो सिंगल क्रोमोसोम या तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। एक कौन से? जीनोमिक डीएनए यानी मेन डीएनए। अब बार बार मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ जीनोमिक डीएनए? एक ही तो डीएनए होता है मैम? नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरिया के पास एक बहुत स्पेशल फीचर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। यस, वी कॉल इट एज प्लाज्मिड। इसका फीचर, इसके बारे में आप डिटेल में बार बार पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। क्यों? क्योंकि बायोटेक चैप्टर में आपको ये प्लाज्मिड बहुत ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्लाज्मिड है जो वेक्टर की तरह काम करता है जब हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम यहीं पर पॉज देते हैं, ठीक है। यस, तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मीजोसोम्स होता है, जो कि क्या होता है, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इनफोल्डिंग ऐसे इस तरीके से इनफोल्डिंग आता है, यही बन जाता है मीजोसोम्स, ठीक है। यही बन जाता है इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज मीजोसोम्स, ठीक है। यस, ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आ जाओ। पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग सेल एनवलप और उनके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक चाचा जी थे ग्राम। यस, इन्होंने स्टेनिंग मेथड निकाली, सेल्स को, बैक्टीरिया को पढ़ने लगे। ये सारे प्रोकैरियोट्स को पढ़ने लगे, और सारे प्रोकैरियोट्स को जब पढ़ने लगे वो, तो स्टेनिंग मेथड उन्होंने देखा कि यार दो तरीके के उनको क्या मिल रहे हैं, बैक्टीरिया मिल रहे हैं। एक जो कि ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्यों दिया? यस, उन्होंने जो स्टेन यूज किया, यस, कौन सा स्टेन था, जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यस, मैं ये स्टेन के ऊपर, स्टेनिंग मेथड के ऊपर, ग्राम स्टेनिंग पे अलग से बहुत ही प्यारा वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ग्राम स्टेनिंग होती कैसे है, ठीक है। बट अभी फिलहाल मुझे जल्दी से बता देना कौन सा वो स्टेन है जो हमको हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स। यस, तो इन्होंने क्या किया? यस, इन्होंने स्टेनिंग मेथड लाई, ठीक है। इन्होंने देखा कि एक सेल है जो पर्पल कलर का दिख रहा है, यानी वो ब्लू स्टेन को रिटेन कर रहा है। कौन सा है वो? ब्लू स्टेन। यस, और एक जो ब्लू स्टेन जब दे रहे हैं तो वो रिटेन नहीं कर रहा, वो जो है पिंक दिख रहा है। यस, वो ब्लू स्टेन को रिटेन नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला कि यार जो ब्लू स्टेन को रिटेन कर रहा है उसको नाम दो ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उसने ग्राम स्टेनिंग का पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, और जो नहीं कर रहा उसको नाम दो ग्राम नेगेटिव। यस, और फिर वो जब इन डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ने लगा तब उन्होंने ये डिफरेंसेस नोटिस किए, जो बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के मैंने बताया आप लोग को। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया। देखो, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल सही बात। ये व्हाइट कलर का है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के बाद वाले जो लेयर्स है ना, अब ये अलग अलग है। यहां ध्यान दो, इनके पास मोटा सा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। किसके पास? ग्राम पॉजिटिव के पास। ग्राम नेगेटिव के पास भी है बट पतला सा है, देखो ग्रीन कलर का। अब ये पतला सा, अब यही वो पेप्टिडो, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है जो आपके ग्राम स्टेन, जो पर्पल स्टेन है, यस, क्रिस्टल वॉयलेट जो है उसको रिटेन करके रखता है, जिसके वजह से ये सब जो है पर्पल दिखता है। बट वहीं पर यहां पर बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन पतला है इसीलिए वो पर्पल स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता। यस, ठीक है। बट यहां पर एक चीज देखने मिलती है, यहां पर आपको आउटर मेम्ब्रेन देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला पिंक कलर वाला, ठीक है। यहाँ पर पेरिप्लाज्म भी देखने मिल रहा है, जो कि मोटा यहाँ पे भी है पेरिप्लाज्म, यस, यहाँ पे भी है लेकिन पतला है। यहाँ पर देखो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है, यस, ये पेरिप्लाज्म यहाँ पर मोटा है, ठीक है। ये बेसिक, मतलब ये एक डायग्राम आपने अगर देखा तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को डिफरेंसेस अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। अभी आउटर मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? तो ये बना है आपका जो है लाइपोपॉलीसैकेराइड से ही बना है, ठीक है। इसी बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाता है? डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं। अब ये डायग्राम को ध्यान देना है और डिफरेंस बिटवीन देखना है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर एक लेयर का सेल वॉल होता है, यहाँ पर डबल लेयर्ड सेल वॉल होता है,
ठीक है, किसमें, ग्राम नेगेटिव में और आपके ग्राम पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेयर ही है, यहाँ पर आपका 2 लेयर प्रेजेंट होता है। ओके, स्मूथ सेल वॉल होता है इसका सेल वॉल यूजुअली स्मूथ होता है, यहाँ पे ना थोड़ा वेवी होता है, ऐसे 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 वेवी होता है। ठीक है, किसका, ग्राम नेगेटिव का। थिक पेप्टिडोग्लाइकेन, ये देखो मोटा ग्रीन कलर का, और यहाँ पर थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड यहाँ पर एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आउटर मेम्ब्रेन की, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड से बना है, तो यहाँ पर वो एब्सेंट है, यहाँ पर वो प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर आपका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर एवरीवन? यस। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेल एनवलप के वजह से आपको 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। किसने बताया? साइंटिस्ट का नाम भी ग्राम है। ठीक है, ओके। ये हमारा आ जाता है बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ, यस, अंदर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऐसा ऐसा क्यों बनाया मैम आपने? क्योंकि ये आपका जो है न्यूक्लियोइड है। क्यों न्यूक्लियोइड है? यस, व्हाई इज इट कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड? मैम न्यूक्लियस नाम क्यों नहीं दिया? अभी तो बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है, इनका जो है जेनेटिक मटेरियल नेकेड है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, नॉट न्यूक्लियस। ठीक है, यस। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से प्रेजेंट होता है डीएनए। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की भी तो बात हुई थी, वो था आपका यहाँ पर छोटू सा प्लाज्मिड। यस, प्लाज्मिड। ओके, अब ये जो प्लाज्मिड होता है ना, इसकी एक खासियत बात है, ये इंडिपेंडेंटली जो है अपना रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना अलग से जो है इवन मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, उसको आपके जेनेटिक जीनोमिक डीएनए की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, यस। तो ये देखो, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है? कैप्सूल। सबसे बाहर वाला कैप्सूल। फिर ये इसके अंदर सारे के सारे अंदर जो है क्या, सेल कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। सबसे बाहर वाला कौन सा होगा? सबसे बाहर वाला आपका कैप्सूल हो जाएगा, उसके अंदर सेल वॉल हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। उसी के अंदर न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान देनी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो अंदर का लेयर है, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, ये ऐसे आउटग्रोथ दिखा रहा है। यस, ऐसे आउटग्रोथ दिखा रहा है। तो ये आउटग्रोथ क्या है? दिस इज कॉल्ड एज पाइलस। क्या है ये? पाइलस। ठीक है, आगे हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फिलहाल डायग्राम समझ लो। फिर ये आपका विप लाइक स्ट्रक्चर जो है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेलम है। यस, यहाँ पर देखो इनफोल्डिंग्स जो देखने मिल रही है अंदर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि क्या है, मीजोजोम्स है। कुछ डॉट 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 राइबोसोम्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पर और हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हो गए? बिल्कुल हो गए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, मीजोसोम, प्लाज्मिड, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, पाइलस एंड आपका फ्लैजेलम। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ें। पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। यस, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, तो ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। ओके, यस, रुक जाओ, थोड़ा सा हम चीजों को इजी कर लेते हैं। यस, अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, है कि नहीं? अब इस साइड आ जाते हैं, चलिए शुरू करें। यस, रेडी? ओके, ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या है? बाहर वाला लेयर, थिकनेस इनका अलग अलग होता है सबके, इसमें डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया सबका अलग है। डिफर्स इन द कंपोजिशन। यस, लूज शीट अगर में प्रेजेंट हुआ, अगर कहीं कहीं पे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है ये इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं स्लाइम लेयर्स। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है कैप्सूल, ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर जहां पर वो लूज शीट की तरह प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्लाइम लेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर थिक अगर होगा, टफ होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, अगर थिक होगा, टफ होगा, उसको कैप्सूल कहा जाएगा। ओके, सेल वॉल की बात करें, उसके अंदर आ जाता है सेल वॉल।
सेल वॉल की बात करें तो ये जो है बहुत ही टफ होता है, ये सेल को सपोर्ट देता है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का शेप वो जो है सेल वॉल से ही पता चलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के भी अंदर होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किसी किसी को ही परमिशन देता है, सबको परमिशन नो 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 नो, ठीक है, यस। तो ये सबको परमिशन नहीं देता है, ये सिर्फ कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर बाहर करने देता है। जबकि सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। मीजोसोम्स, इनफोल्डिंग्स थी ना ये हमारी, यस, दीज वर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या फिर लैमेला, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, कहीं कहीं पर रेस्पिरेशन, कहीं कहीं पर सिक्रीशन, एंड ऑल्सो सरफेस एरिया सेल मेम्ब्रेन का इंक्रीज करने के लिए, जिसके वजह से एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ जाता है, इसमें भी ये हेल्प करता है। यानी आप समझ सकते हैं ये मीजोसोम कैसा मॉडिफिकेशन है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हर सेल में ये जो है अलग अलग तरीके से जो है काम कर सकता है। तो आपने याद कैसे रखना है? आपने सिंपल तरीके से याद रखना है, मीजोसोम्स का मतलब होता है कि ये बस आपके सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, इनफोल्डिंग्स बना देता है। अब सेल को जिस चीज की जरूरत होती है वो ये इस तरीके से काम करता है। कहीं कहीं पर ये डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ये आपका सिक्रीशन करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां फोल्डिंग हुई सरफेस एरिया बढ़ा, यस, एंजाइमेटिक कंटेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से फंक्शन करके आपका मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यस। फिर बात करते हैं क्रोमैटोफोर्स की। अब नाउ व्हाट इज क्रोमैटोफोर्स? यस, क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या होता है? यस, वो नहीं जहां पर हम फोन लेने जाते हैं, है ना, वो सब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं वहां, वो वाला क्रोमा नहीं। बट क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब होता है कलर। बोलेंगे कितना बकवास पीजे मारा मैम आपने, यस, मुझे खुद रियलाइज हुआ, सॉरी दिल से सॉरी क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है कलर, यस। तो क्रोमैटोफोर्स क्या होता है? क्रोमैटोफोर्स ये भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस, जिनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अलग अलग पिगमेंट्स होंगे तो अलग अलग कलर देगा। जैसे साइनोबैक्टीरिया एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का कलर जो है ब्लू ग्रीन जो बोलते हैं हम लोग, वो कलर क्यों आ रहा है? इन्हीं क्रोमैटोफोर्स की वजह से आ रहा है, जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर। फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है यानी उसके पास फ्लैजेला है भाई, क्योंकि फ्लैजेला तो मोटिलिटी करता है, यस, लोकोमोशन में हेल्प करता है। बट अगर इसके पास फ्लैजेला नहीं रहा, किसी किसी के पास नहीं होता फ्लैजेला, तो वो बन जाता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके के हो सकता है। फिर अगर फ्लैजेला है तो फ्लैजेला के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं? फ्लैजेला का पार्ट्स कैसा होता है? देखो, ये आपका होता है यहाँ पर एक बेसिक पार्ट, ठीक है, अंदर की तरफ इंजेक्टेड होता है, और यहाँ पर ये इस तरीके से फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक होता है आपका हुक, ठीक है, जो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, हुक, बेसल बॉडी, और फिर ये फिलामेंट। तो फिलामेंट ही है जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है आपके फ्लैजेला का, यानी ये जो बाहर निकल के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर रहा है, वो आपका whip like structure which is your flagella, which is the longest part, filament, yes। ये वाला जो है बेसल बॉडी, और ये आपका हुक है जो उसको होल्ड करके रखता है अंदर की तरफ, समझ में आया? यस। अब पाइला है क्या है? व्हाट इज पाइला है और पिलाए? बहुत लोग पिलाए बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज वी कॉल दिस एज पिलस और पाइलस, योर चॉइस, यस। तो जो आपका पाइला है वो सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, पिलाए, यस। एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, वो तो हमने देख लिया। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये जो डट 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 है ये क्या है, वही उसी का एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये सिर्फ कट करके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है, यस। तो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, किससे बना है? स्पेशल प्रोटीन से। इसका मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका मूवमेंट में कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करते हैं फिम्ब्रिए की, यस। फिम्ब्रिए क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स है जो कि सेल के बाहर निकलता है, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, अटैचमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि सबको लगता है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। नहीं बेटा, ये जो है जैसे जो मरीन है उसको अटैचमेंट, रॉक पे अटैचमेंट करना है, कहीं सरफेस पे अटैचमेंट करना है, किसी जो है इस पे क्या बोलते हैं
होस्ट पे अटैचमेंट करना है, तो ये अटैचमेंट के लिए ये फिम्ब्रिए काम आता है, मूवमेंट के लिए नहीं, इवन तो इनका ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेल एनवलप और उनके मॉडिफिकेशंस। क्लियर, इजी? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट होगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। या फिर आपके पास टेलीग्राम चैनल है ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर वो ग्रुप भी है आपका, बायो हैंकर्स का ग्रुप ओपन है, आप जो है वहां पर डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? यस, राइबोसोम ऐसी चीज है जो आपके प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। यस, बस अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे तो ये जो है एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइज इनका 15 से 20 नैनोमीटर के इसमें होता है। यस, 15 बाय 20 नैनोमीटर इनका मतलब डायमेंशन दिया है। दो सब यूनिट्स राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है, एक होता है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, इस तरीके से लार्जर सब यूनिट होता है और उसके नीचे एक छोटू सा सब यूनिट होता है। यस, तो एक होगा लार्जर सब यूनिट, एक होगा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो दो सब यूनिट के बने हुए होते हैं। यस, अगर राइबोसोम्स की बात करें तो होता है 70S। व्हाट इज S? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यस, 70S जो है राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है? आपके प्रोकैरियोट्स में। 70S का जो लार्जर सब यूनिट है वो बना होता है 50S से, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बना होता है 30S से। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कमेंट्स में आंसर लिखते रहा करो यार, लाइव सेशन नहीं है, चैट तो कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट जब आप वीडियो देखते हो, रिकॉर्डेड सेशन देखते हो और मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कॉमेंट्स में जाओ और आंसर करो। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, मल्टीपल कमेंट्स हो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, मैंने मना थोड़ी किया, आराम से करो, बिंदास करो, अपना ही चैनल है। यस, ओके। ये जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक बात मैं आपको याद दिला रही हूँ और आपको हमेशा याद रखना है, जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ये बात आप गार्ड बांध लीजिए, जहां जहां राइबोसोम होगा वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही होगा। राइबोसोम्स जो है सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं और एक चेन बनाते हैं जिसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इतनी सी लाइन है बट एनसीईआरटी उसी को क्वेश्चन बना के आपको दे देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जो है, देखो आपका ये सपोज आपका एमआरएनए है। ठीक है, रुको मैं बना के दिखा देती हूँ। ये सपोज आपका एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए कहाँ से बनेगा? डीएनए से बनेगा। डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा। कैसे बनेगा एमआरएनए डीएनए से? ये बनेगा ट्रांसक्रिप्शन करके। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन करके, बराबर कि नहीं? अब ये ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना, यहाँ पर आपका राइबोसोम बैठता है। क्या? राइबोसोम बैठता है। अब यही जो है जब चेन बना लेता है, यस ऐसे ही ढेर सारे जब चेन बना लेता है तो उसी को हम कहते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, यानी ढेर सारा राइबोसोम। क्लियर एवरीवन? इजी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए फिर राइबोसोम्स तो हमारा क्लियर है ना? यस। फिर बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। अब ये क्या है? इंक्लूजन बॉडीज क्या है? कुछ खास नहीं, रिजर्व होता है ना, जो कुछ कुछ चीजें जो बच जाती है साइटोप्लाज्म में, उनको जैसे अपने पास स्टोर रूम होता है, इसे अरे डम कर दो, ठीक वैसा ही होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो ये याद रखना है, मेम्ब्रेन बाउंड। देखो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको नहीं मिलेगा, इतना तो आपने समझ लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है? ये जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजों के उसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स भी मिलता है। तो दीज आर नथिंग बट ऐसे छोटे 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 इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर? यस, चल ओके। नेक्स्ट इज हमारा प्रोकैरियोट्स तो हो चुका है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स ही होते हैं। सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है यूकैरियोट्स के बारे में।
यस हमने यूकेरियोट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, काफी सारी चीजें हमने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लिया है कि भाई प्रोटिस्ट मतलब हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमने पूरा पढ़ लिया। प्रोटिस्ट होते हैं, फंगाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकेरियोट होते हैं। प्रोटिस्ट आपका यूनिसेलुलर यूकेरियोट हो जाता है, बराबर। फंगाई भी है, प्लांट भी है, एनिमल है, किसको क्यों अलग अलग इसमें डाला वो भी हमने पढ़ लिया था। यस सब कुछ डिटेल में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। यस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट्स में मिल जाएगा आपको। यस ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी आपको, आप जाके वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। यस चलिए, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यूकेरियोट्स के पास वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं था। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थे, यूकेरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड यानी जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर एनवलप है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनका न्यूक्लियस न्यू है। वो प्रोकैरियोट था, प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब कल को अगर तुम लोग को पूछे प्रोकैरियोट मतलब क्या, तो बोलोगे प्रो मतलब पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस था, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। यू मतलब न्यू, यू मतलब न्यू, और ये न्यू जो है न्यू कैरियन है, यानी नया न्यूक्लियस है, नया है वह, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा ही होगा, ठीक है। यस तो चलो यूकेरियोटिक सेल है, यानी कि इनके पास जो है डेवलप न्यूक्लियर एनवेलप है, आपका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है। जेनेटिक मटेरियल जो है इनके बॉडी में एज अ इनके पार्ट में एज अ क्रोमोसोम्स की तरह प्रेजेंट होता है। तो क्या मैम हमेशा क्रोमोसोम बन के रहता है? क्रोमोसोम तो हमको पता है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमेशा क्रोमोसोम बन के रहता है? नो, ये जो है जब आपका सेल डिवाइड नहीं करता है तो ये जो है क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। बट जब आपका सेल डिवाइड करने लगता है तो वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा कल के बाद कल जो आएगा, यानी परसों हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, देन वी विल बी डूइंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो प्लीज स्टे ट्यून एंड डू, आई होप एवरीवन हैज सब्सक्राइब्ड एंड हिट द बेल आइकन, कि जैसे ही मैंने वीडियो डाला आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया चैप्टर आ गया है और आप पढ़ सकते हैं, और उसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, ओके। और शेयर भी करो यार, बाकी लोगों के साथ शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। मेरे पास एक तुम ही हो, तुम लोग का ही सहारा है मेरे पास, शेयर किया करो जरा बाकी स्टूडेंट्स को। यस चलिए, ओके। सो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्म में है, ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि आपका इनके पास जो है लोकोमोशन के लिए एकदम कॉम्प्लेक्स, अच्छा मस्त एकदम ऑर्गेनाइज्ड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओके। अब ये एक मैंने तुम लोग को जो है ऐसे पाई चार्ट की तरह बना के दिया है, बहुत सिंपल सा। अब इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना कैसे है? अब मैंने इसमें क्या किया है, जो है हमने देखा कि सारे के सारे यूकेरियोट्स आइडेंटिकल नहीं होते, यानी सारे यूकेरियोट्स एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे चीजें होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आपको सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं, और ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं जो कि सारे के सारे यूकेरियोट्स में मिलेगा, यानी कॉमन है, बोथ प्लांट एंड एनिमल में है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा क्या है। तो देख ले, पहले दोनों का देखते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को एनर्जी की जरूरत है। दोनों के पास राइबोसोम है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। दोनों के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही प्रेजेंट होता है। दोनों के पास वैक्यूल्स है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि ये यूकेरियोट है। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, यस। दोनों के पास गोल्गी अपैरेटस भी है। तो ये जो है आपके कॉमन फीचर्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल में कॉमन है। अब बात करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि एनिमल्स नहीं होते। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांट्स आर आपका फोटोसिंथेटिक, यानी कि दे आर प्रोड्यूसर्स, यस।
क्लियर, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके पास सेल वॉल होता है जो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल तो हमने मैम इधर भी लिखा था ना, वैक्यूल कॉमन है करके, हाँ बस इसका एक फीचर मैंने ऐड किया है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट सेल में, कि अगर ये सपोज प्लांट सेल है ना तो इतना बड़ा वैक्यूल होता है और इसका न्यूक्लियस ना कोने में ढकेल दिया जाता है। बट वहीं पर जब मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और का न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम सेंटर में, मतलब ये अगर एनिमल सेल है इसका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, वैक्यूल्स बड़े ऐसे प्रेजेंट होंगे, कहीं कहीं पे तो वैक्यूल प्रेजेंट भी नहीं होते। ठीक है, चलिए एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, यस, जो कि प्लांट में नहीं है। मेनी स्मॉल वैक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ लिया। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होता है आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। यस, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला इज आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स। प्लांट सेल्स में सीलिया फ्लैजेला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स कोई लोकोमोशन नहीं करता। क्लियर एवरीवन? यस, तो प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होता है बट वो सीलिया फ्लैजेला के थ्रू नहीं होता। ठीक है, वो ट्रॉफिक मूवमेंट अलग होता है। ओके, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, जो कि कॉमन है, प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन है। कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। किससे बना है? लिपिड एंड प्रोटीन। और हमको पता है ये सेल मेम्ब्रेन को वी ऑल्सो कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लस ये जो है हमारा लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। किससे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यस, ये तो अब रट गया होगा अभी तक रिवाइज कर करके। ये किससे बना है? ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसके पास कहीं कहीं पर किसी किसी के पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, यानी वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये लिपिड बाइलेयर बनता कैसे है? तो देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत है सरल, यहाँ पे ध्यान दो। ये एक होता है हेड और ये होता है टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। जो हेड होता है वो पोलर होता है, जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। अब पोलर होने के वजह से वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लवर होता है। यस, ये बन जाता है आपका आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। वेयर एज जो नॉन पोलर होता है हाइड्रोफोबिक टेल, वो इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके वजह से अब ये बैरियर की तरह काम करता है कि भाई बाहर की जो हाइड्रोफिलिक चीजें हैं वो सब कुछ अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ हाइड्रोफोबिक चीजें अंदर आ पा रही हैं क्योंकि लिपिड का बना हुआ है ये। यस, लाइपोफिलिक होगा तो अंदर आ पाएगा, बाकी सारी चीजें नहीं आ पाती। समझो नहीं? एक बार रिविजन करें, देखें कैसा होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं, वापस से यहाँ आ जाते हैं हम लोग। यस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जैसे हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है। यस, इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना, हेड टेल। अब यहाँ पे भी टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ। इस तरीके से ऐसा लिपिड बाइलेयर बनता है। अब यहाँ पर कहीं कहीं पे क्या बनता है, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको कार्ब्स भी देखने मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको कुछ अलग चीजें भी देखने मिलेंगी। ठीक है, यस, कार्ब्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, आपके जो है कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इनके बीच बीच में प्रेजेंट मिल सकती हैं। ठीक है, बट ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब इनको क्रॉस करने के लिए, अब देखो ये आपका हाइड्रोफिलिक है बट अंदर का जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, जिसके वजह से ये सारी चीजों को अंदर आने नहीं देता। इसके लिए प्रोटीन्स का कैरियर, अब अगर किसी हाइड्रोफिलिक चीजों को अंदर आना है तो वो कैरियर प्रोटीन का भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, सो या, तो वी वर टॉकिंग अबाउट ये आपका लिपिड बाइलेयर। क्लियर है सबको? यस, इनके पास प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अब इनका जो कंपोजिशन होता है ना, ये कंपोजिशन सब में अलग अलग होता है। लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है, ये सब सेल टू सेल वैरी करता है। अब आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है आरबीसी का, कि आरबीसी जो है, आरबीसी की बात कर लें तो 52% ये प्रोटीन से बना है और 40% ये लिपिड से बना है। और ये परसेंटेज सारे सेल्स में, अलग अलग सेल्स में वैरी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सब में सेम होगा कि इतना ही लिपिड इतना ही प्रोटीन, नहीं। डिपेंडिंग उनका फंक्शन कैसा है, डिपेंडिंग उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनको जरूरत कैसी है, उस हिसाब से लिपिड और आपका जो है प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, परसेंटेज वैरी करता है। ठीक है, यस। अब
अब बात करते हैं उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जिनकी मैं बात कर रही थी, कि मैंने बोला ना कि हाइड्रोफिलिक चीजों को अगर अंदर आना है तो वो कैसे आएंगी, तो वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक जो कि आपके बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले लूं, यस, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो अगर ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो पेरिफेरल कहलाएंगे, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि अंदर एम्बेडेड है, अंदर की तरफ है, तो वो इंटीग्रल कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे दो हो गए, है ना। यहां पर देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अगर ये बाहर की तरफ है, जो सरफेस पे लाई करते हैं, तो पेरिफेरल कहलाएगा। बरीड इनसाइड पार्शियली या फिर कंप्लीटली अगर अंदर बरी हो गया तो उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो सरफेस पे होंगे, कुछ कुछ ऐसे हैं जो एकदम अंदर घुसे हुए होंगे लिपिड बाइलेयर के, ओके। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये लिपिड बाइलेयर जो आपका है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको स्टडी किया था। तो ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन। कौन? सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में, अब देखो 18s की बात कर रहे थे, अब सीधा आ गए 1972 में। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन मॉडल दिया। यस, इन्होंने बोला कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये बहुत फ्लूइड है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फ्लूइडिटी है, यानी कि ये ना अंदर ही अंदर ऐसा मूव होता रहता है। ऐसा नहीं कि खड़े हैं, ये हेड है, ये टेल है, ऐसे खड़े हैं, बगल वाला नहीं, ये ऐसे 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 एक दूसरे को ढकेलते रहते हैं, ठीक है। ये आराम से जो है मूव करते रहते हैं, जिसके वजह से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही आसानी से हो जाता है। यस, क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड बाइलेयर का, यानी सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड बाइलेयर का। लैटरल मूवमेंट करते रहते हैं, ऐसे बगल बगल, वो ट्रेन की तरह, लोकल ट्रेन की तरह ऐसे 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 जो है मूव कर सकते हैं। यस, फ्लूइडिटी इनकी नेचर है, फ्लूइडिटी वाली नेचर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल भी है, यानी ये किसी किसी को परमिशन देता है, किसी किसी को परमिशन नहीं देता। यस, किसी किसी को बोलेगा आजा, किसी किसी को बोलेगा जा जा। यस, स्पेशल परमिशन लेके आ, एनर्जी लेके आ, है ना। यस, कैरियर प्रोटीन को लेके आ, बोलते ना पापा को लेके आ, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या सेमी परमिएबिलिटी, ठीक है। अब जो चीजें आसानी से हो जाती हैं ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू, जो चीजें आराम से हो जाती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच गई आराम से, तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिवली हो गया, एनर्जी नहीं लगी, एटीपी ही नहीं लगा। अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो। इधर मैंने परफ्यूम छिड़का, ये सो परफ्यूम, एक होता है ना सबके घर, सबके बिल्डिंग में परफ्यूम वाली आंटी होती है, इतना परफ्यूम लगा के आती है, मतलब लिफ्ट से निकल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ओ आंटी गुजरी थी यहाँ से, है कि नहीं। यस, है किसी के घर पे ऐसे, किसी की बिल्डिंग में ऐसे बताना जरूर। ओके, सो परफ्यूम की बात कर रहे थे कि एक जगह परफ्यूम स्प्रेड किया, तो स्प्रे किया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अब वो हाई टू लो चला जाएगा, बराबर। इसीलिए धीरे 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 आपको भी स्मेल आने लगेगी। आप दूर बैठे रहोगे तो भी आपको थोड़े टाइम बाद ही सही, बट आपको स्मेल आने लगेगा। मतलब क्या, ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन फैल रहा है। तो ये तो बाहर की बात हो गई, बट सेल के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। हमारा जब आप पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर, यस, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, उसमें आप देखोगे किस तरीके से गैस एक्सचेंज होता है। ऐसे ही होता है ना, हाई प्रेशर, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, जब आपने सांस लिया ऑक्सीजन ज्यादा है, यस, तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हाई टू लो ऐसे जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ में आया? यस। तो अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब होता है हाई टू लो, तो उसको कहता है डिफ्यूजन। जो सल्यूट जब मूव हो रहा है, यहाँ पे सल्यूट हो रहा है, बट जब सॉल्वेंट या फिर पानी जब मूव होता है ना, जैसे आपने एक रेजिन लिया, रेजिन यानी आपने किशमिश लिया, किशमिश को आपने पानी में घोल दिया और रात भर छोड़ दिया, मतलब घोल दिया इन द सेंस पानी में डाल के रात भर छोड़ दिया, क्या हो जाएगा, सुबह उठोगे किशमिश होगा स्वलन, फूला हुआ। अब ये फूला हुआ जो किशमिश है वो क्यों फूला, क्योंकि किशमिश के अंदर था पानी कम, किशमिश के बाहर पानी ज्यादा। तो पानी ने क्या किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर किया जंप। तो जब पानी करता है मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस।
समझ में आया? तो व्हेन सॉल्वेंट इज मूविंग, या जब पानी इज मूविंग उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब आपका जो है सल्यूट मूव होता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इजी, यस, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा। अब कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनमें भाई मेहनत बहुत लगती है, बिना मेहनत के काम चलता नहीं है, एटीपी का यूज करके अंदर जाते हैं। क्यों? जैसे लोकल ट्रेन कच्चा कच भरी हुई है, अब आपको अंदर जाना है, अब आप सोच रहे हो इतनी भरी हुई है कैसे जाओ, फिर क्या लगाओ? एनर्जी लगाओगे, अरे हॉट 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 ऐसे करके घुस जाओगे अंदर, है कि नहीं? यस, यानी कि आप यहाँ पर एनर्जी यूज करोगे क्योंकि आपको जाना है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट यानी उसके अपोजिट। नहीं है जगह, यस, फिर भी आप बोले अरे है बहुत जगह है, बोले नहीं है जगह, अरे बहुत जगह है ना? आजकल वो मीम बहुत फेमस हो रहा है ना, यस। तो बस वो जो है ना वो करता है आपका क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस, कि नहीं है जगह फिर भी घुसे जा रहे हैं एनर्जी लगा के, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैरियर प्रोटीन्स की यूज होती है यहाँ पर, यस। फैसिलिटेटेड अगर होगा तो कैरियर प्रोटीन्स कहलाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका सोडियम पोटेशियम पंप, एक एग्जाम्पल है, ठीक है? यस, चलिए फिर बात करते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल के बारे में क्या है? ये सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ आपके प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, बट हाँ ये जो है फंगाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, काफी टफ होता है, इसीलिए ये जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शेप देता है आपके सेल एंड फंगाई को। ये जो है आप जब आपका सेल देखो, एनिमल सेल के अंदर जब पानी बहुत ज्यादा भरता है ना तो वो बर्स्ट होता है, यस, वो बर्स्ट होगा। उसको क्या टर्म है? जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, यू हैव स्टडीड इट इन लोअर स्टैंडर्ड्स, कि वो एनिमल सेल में जब बहुत ज्यादा पानी भर दिया तो बर्स्ट हो जाता है, यस। बट प्लांट्स में जब बहुत ज्यादा पानी भर दो तो वो बर्स्ट नहीं होता, वो टर्जिड हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको होल्ड करके रखता है आपका सेल वॉल, वो उसको बर्स्ट होने देता ही नहीं है। सिमिलरली प्लांट्स और फंगाई दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एकदम नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ओके। क्या करता है? शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है सेल्स को। किस में हेल्प करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, और ऑल्सो ये बैरियर की तरह भी काम करता है, अंदर के बाहर की चीजें अंदर नहीं, अंदर की चीजें बाहर नहीं, ऐसे काफी ज्यादा बैरियर करता है। वैसे तो ये होता परमिएबल है, चीजों को अंदर बाहर करने देता है, बट ये सेपरेट करता है ना अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर से, विद दिस एक्टिंग लाइक अ बैरियर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान देनी है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यंग प्लांट का जो सेल वॉल होता है, जो अभी 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 उगा है, ठीक है, यंग प्लांट का, वो होता है आपका प्राइमरी वॉल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये ग्रोथ करता है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे ये जो सेल वॉल है, जो प्राइमरी वॉल है, ये डिमिनिश होते जाता है, गायब होते जाता है, गायब होते जाता है, और इसके जगह पे यस सेकेंडरी वॉल आ जाता है, जो इनर साइड पे ग्रो होते जाता है, जो उसका फर्दर ग्रोथ करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ तो आपको नहीं बताया गया है, बट ये मेंशन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं ना आपके एनसीईआरटी में, वो पंच लाइन को पकड़ के ही आपको हाईलाइट करना होता है, क्योंकि ये ऐसे ही स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पैराग्राफ नहीं लिखा रहता ना, ऐसे ही स्टेटमेंट को उठा के नीट दे देता है, और फिर आप बोलते हो ये नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी में है कोई एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता, ठीक है। चलिए, एल्गल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ठीक है, अलग हो सकता है। कैसे? एल्गे के पास जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे बना हो सकता है। वहीं पर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड कुछ प्रोटीन्स, इनसे आपका प्लांट सेल वॉल बनता है। यानी कि प्लांट सेल वॉल और आपका एनिमल सेल वॉल एल्गल सेल वॉल जो है अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग कि उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो वैसे तो सेलुलोज इसमें भी है, सेलुलोज इसमें भी है, बट कुछ कुछ चीजें अलग होती है, जैसे इसमें गैलेक्टेंस भी है, मैनन्स भी है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लांट सेल में हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, ठीक है, ओके। अब एक चीज ये इसमें ना क्या होता है, एक
ट्रावर्स बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा यानी एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। इनके बीच में इस तरीके से कनेक्शन बनता है कि इधर का सामान उधर जा सके, उधर का सामान इधर जा सके। ऐसा एक ब्रिज बनता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो किसमें हेल्प करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एक माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है जो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ओके। यही सेल वॉल ही एक्सटेंड होके ये माइक्रोप्लाज्मिक आपका कनेक्शन बनाता है। इसी के साथ आपका सेल वॉल होता है समाप्त। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। यस, अब आते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। अब सेल ऑर्गेनल्स में पहला आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? यस, तो ये जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये मिलाकर, ये चार मिलाकर जो है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्यों इनको ऐसे बोला गया है? क्योंकि ये जो है एक साथ इनके जो फंक्शंस है काफी सिमिलर होते हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको काम देगा नहीं, ठीक है। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स काम करेगा तब जाके आपके वैक्यूल्स और आपके जो है लाइसोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे। यानी कि इनका काम जो है एकदम सिंक, वो होता है ना हायरार्की में, ये करेगा काम, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसे काम हो रहा है इनका। तो यानी कि ये क्या है, ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यस, आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहीं से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फिर ऐसे कुछ ऐसे भी प्रेजेंट होता है, कॉनिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, बराबर। और यहाँ पर जो है आप देखोगे तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, है ना। यस, तो पहले तो आपने ध्यान देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके पूरे साइटोप्लाज्म को, यस, इंटरसेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। ऑब्वियस ही बात है यार, इतना बड़ा, अब न्यूक्लियस के चिपका हुआ इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस ही बात है ये आपके पूरे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांट देगा, इंटरसेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांट देगा। कौन सा? एक लुमिनल यानी वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है वो, और दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म, आपका बचा हुआ साइटोप्लाज्म, ठीक है। यस, अब इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और जहां अभी मैंने बोला था जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन, याद किया था ना, जहां जहां राइबोसोम दिखेगा वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। और ये दूसरा जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो खुरदुरा नहीं है, तो उसको बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा है? स्मूथ है। और इसमें ये किसमें करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है, यानी आपके बॉडी में जो भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स एंड ऑल बनते हैं जिनका लिपिड स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनता है। समझ में आया? यस, तो इस तरीके से आपके पास एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के पास राइबोसोम है इसलिए वो प्रोटीन करेगा, स्मूथ जो है ये करता है लिपिड सिंथेसिस। स्टेरॉइडल हार्मोन्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो याद रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा, ठीक है। यस, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की, जो कि आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, ये है आपका गोल्गी अपैरेटस। ये काम करता है आपके अमेज़न की तरह, ठीक है, अमेज़न पैकेजिंग सिस्टम की तरह, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो वैसा, बट नॉट एग्जैक्टली, बट या गोल्गी अपैरेटस याद रखने का बेस्ट तरीका है। साइंटिस्ट का नाम कैमिलो गोल्गी, इन्होंने अपने ही नाम पे गोल्गी अपैरेटस नाम दे दिया था। 1898 में इन्होंने गोल्गी अपैरेटस को ढूंढा था, डिस्कवर किया था कि अरे भाई ये चीज होती है। कैसा होता है? फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। इस तरीके से ये ऐसे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे सैक्स जो है पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक के पीछे ऐसे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। क्या है उसका डायमीटर? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकता है। सारे के सारे पैरेलली अरेंज्ड है, कोई एक दूसरे को ऐसे खींचतान नहीं करता, ठीक है।
अब इनके जो है दो स्ट्रक्चर्स, दो साइड्स होते हैं, एक नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नजदीक वाला जो साइड है, जो कि फॉर्मिंग साइड है, यस इसको कहते हैं फॉर्मिंग साइड, ये कॉन्वेक्स है, यस इट इज कॉन्वेक्स इन शेप, और ये जो है सिस फेस कहलाता है। कौन सा? सिस फेस। पहले आएगा सिस फेस, यस CIS वाला फेस, फॉर्मेशन वाला, और फिर जो भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसको कहते हैं ट्रांसफेस, जो कॉनकेव होता है, मैच्योरिंग फेस होता है। अभी आपको याद करने में तकलीफ होगी, बट जैसे ही आप ये चीज समझ लेंगे ना फ्लो, वैसे ही आपको इजी हो जाएगा। अभी एक किस फ्लो की बात कर रहे हो मैम, देखो न्यूक्लियस के अंदर, चलो मैं बना के दिखाती हूँ, इजी हो जाता है ना तुम लोग को, तभी याद होता है। देखो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA mRNA बनता है, बराबर ट्रांसक्रिप्शन करके, फिर ये mRNA बाहर निकलता है, और फिर क्या होता है, mRNA का ट्रांसलेशन होता है कि नहीं, और फिर ये बनता है प्रोटीन। किधर बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उसको कहाँ भेजता है? प्रोटीन को वेसिकल्स में पैक करता है, बोलता है जा गोल्गी अपैरेटस के पास। फिर गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? ये वेसिकल्स को खोलता है, बोलता है क्या लाए हो, पैकेजिंग को खोलो जरा, देखें जरा, अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा पैकेजिंग थोड़ा अच्छा करना है तो बताओ, पैकेजिंग भी कर देते हैं। यस, आपको थोड़ा सा जो है, आपको कुछ उसके अंदर चेंजेस करना है तो बताओ, वो भी कर देते हैं। आपको थोड़ा मैच्योर करना है तो वो भी कर देते हैं। यस, तो कहां से एंट्री मारा? एंट्री मारा सिस से, सिस फेस से एंट्री मारा। यस, फिर इसने क्या किया? मॉडिफाई करना है, पैकेज करना है, मैच्योर करना है, सब कर लिया। फिर वापस से एक वेसिकल बनाया जिसके अंदर आपका मेजर जो प्रॉपर मॉडिफाइड मैच्योर प्रोटीन है वो निकलेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां से? ट्रांसफेस से। और फिर उसको बोलेगा जा जी ले अपनी जिंदगी, जो तेरे को काम दिया है वो करके जरूर आना। वही काम होता है। इसी तरीके से आपके प्रोटीन बनते हैं, इसी तरीके से एंजाइम्स बनते हैं, इसी तरीके से आपके जो है हार्मोन्स बनते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से होता है, इसलिए मैंने बोला था ये एक बार याद हो जाएगा तो आपको फ्लो इजीली याद हो जाएगा। देखो अब ध्यान से पढ़ना, फंक्शन कैसा है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनकर आएगा, प्रोटीन सिस फेस से एंट्री मारेगा, फिर मॉडिफाई एंड पैकेज होगा। उसके बाद ये जो है वापस से वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वेसिकल को रिलीज किया जाएगा ट्रांसफेस से। इजी है कि नहीं? क्या क्या बनाते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारी चीजें आपके गोल्गी अपैरेटस में बनती है। समझ में आया? यस, क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब बात करते हैं एक और एक चीज जो गोल्गी अपैरेटस से बनती है, वो है लाइसोसोम्स। कौन? लाइसोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, गोल्गी अपैरेटस में ही बन रहा है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है इसीलिए। और इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज चाहिए, DNA को ब्रेक करने के लिए DNase चाहिए। यस, आपका जो है अमाइलेस आपके मैं ही कंफ्यूज हो गई। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएस चाहिए, है ना? और एग्जांपल्स हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर आपके न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। तो ये सब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये सारे लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। फिर आते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, आपके साइटोप्लाज्म में स्पेस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में स्टोरेज बहुत ज्यादा करता है। यस, बहुत ज्यादा। अब ऐसी चीजों का मटेरियल का स्टोरेज करता है जो आपके सेल्स को जरूरत नहीं है। तो देखो एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में कंटिन्यूअसली जो है ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का सेल्स में स्टोरेज ज्यादा नहीं होता। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, यस जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट जो है ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक जगह खड़ा है, उसके बॉडी में ज्यादा स्टोरेज होता है। तो ज्यादा स्टोरेज होता है, इसीलिए प्लांट्स के वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जो प्लांट के टर्जिडिटी में भी हेल्प करते हैं। यस, सिंगल मेम्ब्रेन उसका जो है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, PQ। सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, कंटेन्स मटेरियल जो कि सेल को जरूरत नहीं होता है। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, जैसे अमीबा। अमीबा का जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। वैसे ही अगर मैं कोई फूड वैक्यूल ले लूं, जैसे प्रोटिस्टा में जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर ये फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है। ठीक है,
क्लियर? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टोनोप्लास्ट याद रखना है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल है। ऐसे ही क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको मैंने येलो इसमें हाईलाइट कर दिया, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। इजी, यस। फिर बात करते हैं एक चीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है भाई। ये नहीं रहा तो एनर्जी ही नहीं होगी, एनर्जी ही नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। नंबर जो है अलग अलग सेल में वैरी कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? जो सेल ज्यादा मेहनत करेगा उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो सेल कम मेहनत करेगा उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। डायमीटर इसका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है, लेंथ इसका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। यानी इससे समझ में आ रहा है कि इसका लेंथ और इसका डायमीटर साइज भी अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग कि इसका कितना यूटिलाइजेशन है सेल के अंदर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। बाहर का व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हो जाता है उसका आउटर मेम्ब्रेन। क्या इसका मतलब डबल मेम्ब्रेन है? जी हाँ, इसके अंदर एक और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि फोल्डेड होता है। यस, तो येलो वाला जो है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। यस, मेम्ब्रेन्स हैव देयर स्पेसिफिक एंजाइम्स। इनके पास जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाना है, सॉरी एनर्जी जो करना है, एरोबिक। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस। क्यों? क्योंकि एटीपी तो उसी से बनेगा, ऑक्सीजन लेगा, रिएक्शन करेगा। सेलुलर रिएक्शन जो होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन इसी के अंदर होता है कि नहीं? यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यस, तो यहां पर वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो ये इनफोल्डिंग्स क्रिस्टे हैं, इनके पास जो है आपके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं। इनर कंपार्टमेंट जो प्रेजेंट होता है यानी क्रिस्टे के अंदर जो प्रेजेंट है अंदर 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 उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, राइबोसोम भी मिलेगा। ओके, ध्यान दो, 70s राइबोसोम मिलेगा। कितना? 70s। वहीं पर मैं यूकेरियोट्स की बात करूं जो साइटोप्लाज्मिक है वो कितना होता है यूकेरियोट्स में? राइबोसोम आगे पढ़ेंगे, बट वो होता है आपका ये 70s नहीं होगा, वो होगा 80s। कौन था? कितना? 80s। देखो यहाँ पे नीचे हम लोग राइबोसोम कब पढ़ेंगे, अभी आएगा राइबोसोम। देखो यहाँ पर ये है 80s और इसमें होता है 70s, तो इतना याद रखना है। बट आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट में है ना, फिर उसमें 70s क्यों है? बताओ बताओ, लेट मी नो। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यस, राइबोसोम जो होता है आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है वो आपका 70s होता है। ये एक्चुअली एवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे जरूर बताना जिसको पता है। यस, राइबोसोम इसका 70s है, ये याद रखना प्लीज। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाता है कि यूकेरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका राइबोसोम का कैसा होता है, और आप लोग 80s मार्क कर देते हो यूकेरियोट पढ़ के। बिल्कुल नहीं, इसमें 70s होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये खुद डिवाइड कर सकता है फिजन करके, यानी एक के बाद टूट टूट के ये डिवीजन करता रहेगा। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। ये क्रिस्टे है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो बाहर है मैट्रिक्स है, इसके पास राइबोसोम है, यानी कि ये देखो जहां जहां राइबोसोम वहां वहां फोटोसिंथेसिस। यस, यानी कि अरे प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोल दिया मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स की जो कि प्लांट्स में ही मिलते हैं, एनिमल्स में नहीं मिलते हैं। यानी एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ उन्हीं सेल्स में मिलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर उन्हीं सेल्स में मिलते हैं। प्लास्टिड्स अगर बात करें तो ये सारे के सारे आपके प्लांट सेल्स, सारे के सारे यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स इन जनरल फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर मतलब इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो आगे पढ़ेंगे, बट और भी तरीके के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनल है जो कि सारे प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स में मिलता है, इंपार्ट करता है कलर टू द प्लांट। अब ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, यस पर्पल कलर, ये सब जो कलर्स होते हैं, फ्लावर्स के कलर्स, यस आपके लीव्स के कलर्स, ये क्या है? ये पिगमेंट्स जो हैं ये प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हैं, 3 टाइप के।
क्लोरोप्लास्ट ये स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, रेड कलर, यस, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस। तो आ जाओ देखते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड एंड पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका साइनिन होता है, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, ओके। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, तो कलरलेस है तो क्यों प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए। अब कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहा है? अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर कर रहा है, जैसे पोटैटोस, इसलिए व्हाइट कलर का होता है। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? फैट्स एंड ऑयल्स। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन्स। तो क्या कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहा है, इस बेसिस पे भी आपको मेंशन है। वैसे तो और भी है बहुत सारे, बट हमने एनसीईआरटी में जितना दिया उतना याद करना है चुपचाप, जिसपे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, बहुत है इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस। कैसे? ट्रैप करता है सनलाइट को, सनलाइट को ट्रैप करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होगा, है कि नहीं? कैसे फोटोसिंथेसिस होता है ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जरूर, यस। फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि आपके जो लीव्स के मीजोफिल सेल्स होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अगर वो भी चैप्टर अभी तक देखा नहीं है तो गो एंड वॉच दैट चैप्टर, जहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस बिटवीन देखा है एनाटॉमी चैप्टर में, है कि नहीं? यस। फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेंथ शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, अलग अलग शेप का हो सकता है, रिबन जैसा भी शेप हो सकता है, तो इसका शेप ऐसा फिक्स नहीं है। हमने यहाँ पर डायग्राम जो है ओवल का पढ़ा है क्योंकि इजी हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेंथ है इसका 5 to 10 हो सकता है, विड्थ इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर का प्रेजेंट हो सकता है। साइज इनकी अलग अलग होती है, अगेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग होता है, वैसे यहाँ पे भी साइज अलग अलग हो सकता है। नंबर भी वैरी करता है, एग्जाम्पल याद रखने हैं अब ये, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लैमिडोमोनास के पास सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वेयरएज ग्रीन एल्गे के पास 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है, डिपेंडिंग कि वो काम क्या कर रहा है। अब जब यही किचन है और ढेर सारा खाना बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा किचन होगा, यस, ढेर सारे होंगे उसमें बर्तन, बराबर कि नहीं? वहीं पर क्लैमिडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ध्यान से, दो मेम्ब्रेन तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई डबल मेम्ब्रेन है, यस, उनके बीच में स्पेस भी है। यहां पर मुझे ऐसे स्टैग्स दिख रहे हैं कॉइन जैसा। अगर एक को ले लो, एक मेम्ब्रेन, यस, एक ऐसा स्टैक, तो उसको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। और वही थाइलाकॉइड का जब मैं ऐसा ढेर सारा स्टैक बना दूं तो उसको कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं? ग्राना, ठीक है। और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, देखो दोनों इंटरकनेक्टेड है ऐसे, इसको कहते हैं लैमिले। कौन सा लैमिले? स्ट्रोमल लैमिले। ये जो बचा हुआ पार्ट है पीछे का मैट्रिक्स, दैट इज योर स्ट्रोमा, ठीक है। आ जाओ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बिल्कुल सही। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, हर बार हम लोग इनर मेम्ब्रेन को ज्यादा परमिएबल दिखा रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी अंदर का जो पार्ट है वो स्ट्रोमा है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ये सब प्रोटीन बनाने के लिए आपका एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सिंगल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, यस, सिंगल फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड, उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर भी जो है रिएक्शंस होता है। ये कहां पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में। स्टैक्स ऑफ इंटीग्रल थाइलाकॉइड को ग्राना कहते हैं। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, यस, आपका स्ट्रोमल लैमिले में। ट्यूब्यू स्पेस विद इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज ल्यूमेन। और ये दो सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है स्ट्रोमल लैमिले से। इनके पास वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल एंड डबल स्ट्रैंडेड आपका सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जीनोमिक डीएनए। क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। बोलो कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही है, यस। इसका जो साइटोप्लाज्मिक होता है ना राइबोसोम्स, वो 80S होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S है, क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट है। बट जो इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो राइबोसोम है वो 70S है,
ठीक है, सेम जैसा कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, अब समझते हैं ये क्या एस वाला सिस्टम का झोल क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं। वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। किसने ढूंढा था? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। यस, इन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया था। ओके, I'm sorry, I'm not gonna edit this. Yes, राइबोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया था। एक लार्जर सब यूनिट है, यस यहाँ पे दिख रहा है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक छोटू सब यूनिट है, ठीक है, एक लार्जर सब यूनिट, एक छोटू सब यूनिट, ये होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन किससे बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 80s होता है, 60 + 40s, whereas प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो यूजुअली 70s होता है, 50s एंड 30s। अब आप बोलोगे मैम आप कंफ्यूज कर रहे हो, फिर आपने क्यों बोला माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 70s होता है, फिर आपने क्यों बोला क्लोरोप्लास्ट का जो आपका राइबोसोम होता है वो 70s होता है? यस, होता है, वैसा ही होता है। इवन तो वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट फिर भी उनका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। यस, वो एक टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमको प्रूव करता है कि भाई हमारे प्रोकैरियोट से फिर हम इवॉल्व होके यूकैरियोट्स बने हैं। बट अगर और कोई रीजन है तो जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। यस, ओके, एस क्या है? व्हाट इज एस? ये मैंने पूछा था, आई होप सबने कमेंट किया है। स्वेडबर्ग्स यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वो कितना सेडिमेंट हो रहा है। अब आप बोलोगे इधर एडिशन, मैथ्स नहीं पढ़ रहे यहाँ पे मैम, 60 40 100 होता है ना, मैं मिट्टी कैसे हुआ? तो भाई बेटा मैथ्स नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो, जब ये लार्जर सब यूनिट का हमने जो है सेंट्रीफ्यूज करके देखा तो कोएफिशिएंट आ रहा था 60s, ठीक है। जब स्मॉलर सब यूनिट का किया तो 40s, बट ये जब दोनों चिपका के जब हमने पूरे राइबोसोम का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमको जो है 80s का स्वेडबर्ग यूनिट है। जरूरी एडिशन नहीं करना है, ये वेट नहीं है, ठीक है, इट इज डेंसिटी। ओके, सिमिलरली 70s का 50 + 30। डन, यस, ओके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, क्योंकि यही वो स्केलेटन है जो वो यही वो स्ट्रक्चर है जो किसमें हेल्प करेगा? ऑब्वियसली जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, हम मूवमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर देता है हमको, है ना, ये लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। ठीक वैसे ही साइटोस्केलेटन यानी सेल के पास भी स्केलेटन है। जैसे हमारे पास हमारा स्केलेटल है, ऑर्गेनिज्म का स्केलेटल सिस्टम है, वैसे सेल के पास भी इनका खुद का स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट इज प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। कैसा है? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है जैसा हमारा स्केलेटन देता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है जैसे हमारा स्केलेटन करता है, और मेंटेन करता है शेप जैसे बराबर। यस, फिर साइटोस्केलेटन में क्या क्या आ जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इस तरीके से जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके साइटोस्केलेटन को बनाता है। यस, क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं वो इसकी जो कि हमारा मोस्ट कॉमन लोकोमोटरी ऑर्गन है, वो है सीलिया एंड फ्लैचेला। यस, यही वो सीलिया फ्लैचेला है जो कि सेल के लोकोमोशन में हेल्प करता है, बराबर कि नहीं? तो क्या सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है? आओ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन। यस, सीलिया छोटा छोटा हेयर लाइक होता है, वेरेस फ्लैजेला लॉन्ग वेब लाइक, यानी ये अगर बैक्टीरिया इसका छोटे छोटे छोटा ऐसे हेयर लाइक है तो वो सीलिया कहलाएगा, अगर ऐसा बड़ा सा विप लाइक है तो वो फ्लैजेला कहलाएगा। तो इट इज लॉन्ग विप लाइक, इट इज स्मॉल हेयर लाइक। मेनी पर सेल, सीलिया ढेर सारे होते हैं, ये फ्लैजेला इक्के दुक्के प्रेजेंट होते हैं। ओनली यूकैरियोट्स में मिलता है सीलिया फ्लैजेला जो है, दोनों में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी मिल सकता है। यानी क्या सीलिया मुझे बैक्टीरिया में मिलेगा? यस, नहीं मिलेगा। हमने बैक्टीरिया में फिम्ब्रिये पढ़ा था जो कि सीलिया जैसा नहीं है, बट इट इज लाइक अ प्रोजेक्शन। बट हमने वहां पे हेयर ड्रॉ किया था? क्या हमने वहां पे सीलिया ड्रॉ किया था? नहीं किया था। तो आपके जो है प्रोकैरियोट्स में सीलिया नहीं मिलेगा। सीलिया इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। यानी
हमेशा सीलिया लोकोमोशन में नहीं हेल्प करेगा, कभी कभी सीलिया से बीट करता है मूवमेंट कराने के लिए, सर्कुलेशन कराने के लिए, और कभी कभी सिर्फ खाने को लेने के लिए नजदीक, यानी फीडिंग में। जैसे हमारे बॉडी में ट्रकिया प्रेजेंट होता है, ट्रकिया में जो है सीलिया प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट है कि नहीं? यस। तो ये सीलिया सिर्फ लोकोमोशन में नहीं हेल्प करता, फीडिंग और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। बट वहीं पर जैसे फ्लैजेला हम देख ले तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। जैसे हमारा स्पर्म के पास जो फ्लैजेला है, विप लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? वो फटाफट फटाफट ऐसे मूव करेगा, तभी जाके स्पर्म जो है आगे स्विम करेगा। क्लियर एवरीवन? यस। चलिए ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब जब इसको आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। अब यहाँ पे तो रंगोली जैसा दिख रहा है। यस, इस बार दिवाली में सब यही रंगोली बनाना भगवान से प्रे करना भाई भाई हमारा जो है नीट निकल जाए बस। यस, तो ये वैसे रंगोली जैसा दिख रहा है। यस, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा है? यस, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने मिल रहा है। यस, इनका जो कोर है दैट इज योर कॉल्ड एज एनोक्सिम। क्या कहते हैं? एनोक्सिम। यस, एक्सोनिम, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी। कोर है उसको कहते हैं एक्सोनिम। क्या कहते हैं? एक्सोनिम। ठीक है। पैरेलल इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? पैरेलली। देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है बट ये एक्चुअल में ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे पैरेलली। अब यहाँ पे हम कट करके, जैसे ये ट्यूब्स है ना, इसको कट करके हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ स्ट्रॉ, इसको कट गया और ऐसे देख रहे हैं कि कैसा दिखने वाला है। समझ में आया? यस। तो ये जो है, ये जो ऐसा गोल गोल बना है, ये कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये ट्यूब्स है, लंबे लंबे ट्यूब्स है। समझ में आया? तो ये पैरेलली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है अरेंज्ड होते हैं। ओके, यहां पर देखो जो बगल में पेरीफेरी में, यस, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स के फॉर्म में, यानी दो 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 दो, देखो दोनों साथ में ना, दोनों साथ में है। डबलेट्स के फॉर्म में जो कोने कोने पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यस, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये 9 प्रेजेंट होते हैं डबलेट्स के फॉर्म में, यानी दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सेंटर में जो 2 हैं ये डबलेट नहीं है बट दे आर, ये हो जाते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये डबलेट नहीं है, ये पैर के प्रेजेंट में है, मतलब 2 हैं बट ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। यस, इनके दोनों के बीच में भी इंटरकनेक्शन होता है बट दे आर नॉट चिपका हुआ डबलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है इस तरीके से कवर होते हैं। यहां पर आ जाता है आपका सेंट्रल शीट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेंट्रल शीट। ठीक है, और यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें से ये डबलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीट से अटैच्ड है इधर, ये देखो, इससे ये रेड वाला स्ट्रक्चर, पिंक वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड है उससे, वो आपका हो जाता है रेडियल स्पॉक। वो क्या कहलाता है? रेडियल स्पॉक। कनेक्ट करता है वन ट्यूब्यूल को टू द शीट। क्लियर एवरीवन? यस। ओके, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये हमारा, आप आई होप एक बार तुम लोग ड्रॉ करके देख लेना, गारंटी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं 9+2 एरे अरेंजमेंट, जो है कि यहाँ पे 9 है डबलेट के इसमें और इधर 2 है, तो 9+2 एरे। इजी? यस, तो ये हो गया हमारा। फिर बात करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स की। अब जब ये चीज समझ में आ गई है तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल भी इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है? सेंट्रोजोम ऑर्गेनल होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम इज नथिंग बट ऑर्गेनल। ओके, जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। ओके, यानी कि ये एक सेंट्रियोल है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसको पढ़ेंगे हम लोग, और ये एक सेंट्रियोल है और ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। कैसे? परपेंडिकुलर। तो ये आपका सेंट्रोजोम, इसी को सेंट्रोजोम कहते हैं। ठीक है, ये आपके सेल डिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ेंगे जो परसों करेंगे। ठीक है, सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनल का नाम जिसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं। अब ये सेंट्रियोल पढ़ लिया तो सेंट्रोजोम भी पढ़ लिया। सेंट्रियोल का 2 ऐसे परपेंडिकुलर कर दो, सेंट्रोजोम हो जाता है। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मेम्ब्रेन। यस, किसके इसके अगल बगल जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है? सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो यहां पे ध्यान से।
याद है उसमें हमने डबलेट पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट, तीन तीन। यस, तो यहां पर भी फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, 9 फाइब्रिल्स यहां भी प्रेजेंट है, वहां भी 9 थे बट डबलेट थे, यहां पे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेजेंट है पेरिफेरल फाइब्रिल्स, जो बने हैं किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स, इवनली स्पेस्ड है, एक इवन डिस्टेंस रख के ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी तीन तीन ट्यूब्स ऐसे, तीन इधर, ये तीन इधर, इधर से थोड़े डिस्टेंस के बाद तीन इधर, थोड़े डिस्टेंस के बाद तीन इधर, थोड़े डिस्टेंस के बाद तीन इधर, ऐसे 9 ट्यूब्स प्रेजेंट है। अब ये तीन तीन जो ट्यूब्स है, इसका देखो, लास्ट वाला फर्स्ट वाला कनेक्टेड, लास्ट वाला फर्स्ट वाला कनेक्टेड, लास्ट वाला फर्स्ट वाला कनेक्टेड। यस, बराबर। ये सब कैसे है? कनेक्टेड है टू द पेरिफेरल रेडियल स्पोक्स। यस, रेडियल स्पोक्स क्या? ये, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है और इनके बीच में भी लिंकर्स प्रेजेंट है। तो अभी जो मैं कनेक्शन की बात कर रही थी, लास्ट वाला फर्स्ट वाला, दे आर कनेक्शंस। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंकर्स इनके अंदर प्रेजेंट है। ओके, सेंट्रल पार्ट जो है इसका, सेंट्रल पार्ट प्रोटीनिशियस होता है, जिसको कहते हैं हब। क्या कहते हैं? हब। ओके, और ये हब कनेक्टेड होता है आपके साइड के पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, यस, फाइब्रिल से, जिसको कहते हैं रेडियल स्पोक्स। यस, ये भी प्रोटीन से ही बना होता है। ओके, तो ये आपका यहां पर आ जाएगा पेरिफेरल फाइब्रिल्स, किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, इसलिए येलो में लिखा है। इवनली स्पेस है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। सेंट्रल पार्ट को हब कहते हैं। ये हब, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक्स के हेल्प से, ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल करता क्या है? ये सेंट्रियोल फॉर्म करता है बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजेला का। तो सीलिया फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है, ये सेंट्रियोल ही करता है। यस, एंड ऑल्सो स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर कहाँ सुनोगे तुम लोग? ये हम स्पिंडल फाइबर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल डिवीजन करेंगे। यस, दैट गिव्स राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि स्पिंडल फाइबर, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होगा ना तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा ना तो आपका सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यस। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया हो, स्टार्टिंग का ही पॉइंट था यही, चाचा जी का नाम पढ़ लिया हमने, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। पहले हमने पढ़ा था ल्यूविन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, वो ए से था, पहला कौन आया? सेल बताया, फिर दूसरा ने बताया न्यूक्लियस आया, तो बी, है ना, याद है? 1831। लेटर क्रोमैटिन भी ढूंढा गया, फ्लेमिंग ने नाम दिया क्रोमैटिन। इन्होंने बोला कि यार न्यूक्लियस तो ढूंढा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी चीजें हैं, उसको उन्होंने नाम दिया जेनेटिक मटेरियल को फ्लेमिन। इन्होंने क्या किया, कैसे किया? ये बेसिक डाई यूज करके। क्या यूज करके? बेसिक डाई। ठीक है, क्रोमैटिन नाम दिया कि भाई ये सब फाइबर्स जैसी चीजें प्रेजेंट है, उसका नाम है क्रोमैटिन। अब देखो, क्रोमैटिन कब प्रेजेंट होगा? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी जब सेल उसके इंटरफेस न्यूक्लियस वाला जो फेज होगा, इंटरफेस में प्रेजेंट है सेल डिवीजन के, तब वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, ये सब हम लोग सेल डिवीजन में अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये डिवाइडिंग नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहा है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मतलब बेसिकली ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उसमें क्या क्या है? ये आपका क्रोमैटिन है, मैट्रिक्स है, यस, एक के दुक्के, एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज भी प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई आपका, न्यूक्लियोलाई क्या है? न्यूक्लियोलाई आपका मेम्ब्रेनलेस आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर आपका न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका व्हेन इट विल बी आस्क्ड कि न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स में क्या क्या आ जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो भाई न्यूक्लियर मैट्रिक्स आता है, क्रोमैटिन आता है, न्यूक्लियोलाई आता है। न्यूक्लियोलाई क्या है? एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी है जो कि मेम्ब्रेन के बिना होती है। ठीक है, इसीलिए जो न्यूक्लियोलस, जो अंदर का पार्ट है न्यूक्लियोलाई का, उसका जो भी मटेरियल है वो पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में घूमता रहता है, कॉमन होता है, क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यस। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होगा भाई।
भाई यूकेरियोट्स न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन तो बनता है। यस 10 से 50 नैनोमीटर का इसका वो होगा डायमीटर। पेरीन्यूक्लियर स्पेस यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो बैरियर की तरह काम करता है, बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है और इस राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लियस और यहीं से कंटिन्यूअस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। यस एंड इनके पास भी राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास भी राइबोसोम्स होते हैं। सिर्फ राइबोसोम ही नहीं, जब आपका दो मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, कहीं कहीं पर ये फ्यूज करता है दो मेम्ब्रेन और बनाता है पोर्स, यस खाली पोर, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ दो मेम्ब्रेन माइन्यूट पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द स्पेस, मतलब आपके न्यूक्लियस में देखोगे आउटर मेम्ब्रेन पे दिखेगा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं ये आपका एमआरएनए जो है आराम से आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, ये सारी चीजें, ये आरएनए एंड प्रोटीन ये आराम से जो है आपके पोर से बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे मैम, आरएनए क्यों करेगा? तो देखो आपका जब हमने बात किया था, यस यहाँ पर ये वाले पार्ट में जब हमने बात किया था कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ से डीएनए का आरएनए बनेगा और फिर आरएनए बाहर निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा? इसी पोर से निकल के निकलता है। क्लियर? यस ओके। यूजुअली 1 पर सेल, यानी हम तो यही जानते हैं भाई एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही दिमाग होता है, बट किसी किसी में ज्यादा दिमाग हो जाता है, ठीक है। यस तो नंबर में वैरी, बट यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल। एब्सेंट होता है, किसी किसी में तो एब्सेंट भी होता है, जैसे ह्यूमन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी, ई न्यूक्लियोइड, हमारा जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जो पहला वाला जो आरबीसी पैदा होता है उसमें होता है, बट जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। सीव ट्यूब्स जो होते हैं आपके प्लांट सेल्स के, जो सीव ट्यूब्स होते हैं, यस सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पता है ना, याद है? यस सीव ट्यूब्स जो होते हैं उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए उनके पास कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, है कि नहीं? तो सीव ट्यूब्स के पास भी आपके न्यूक्लियस नहीं होता। मैट्रिक्स जो है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, मैट्रिक्स को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम में बदल जाता है। शेप कैसा होगा? इस तरीके का, यस इस तरीके का शेप होगा। यहां पर ध्यान दो, ये जो है ऐसे एक दो छोटे आर्म होंगे शॉर्ट आर्म और दो बड़े बड़े आर्म होंगे लॉन्ग आर्म, इनको कनेक्ट करता है बीच में सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? पहला कंस्ट्रिक्शन, यानी ये दो चीजें हैं उसको ऐसा दबा के कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहां पर टिप वाला पार्ट टीलोमियर कहलाता है, ओके। ये सेंट्रोमियर के नजदीक में यहां पे देखो ये दिख रहा है पर्पल पर्पल, ऐसे डिस्क लाइक शेप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, हैज डिस्क शेप काइनेटोकोर। कहां पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। यस ये आपका दोनों नीचे का ये दोनों कहलाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। चलिए ये तो हो गया क्रोमोसोम, बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो अब ये बेस्ड ऑन कि सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है, आपके पास क्रोमोसोम में भी टाइप्स आ जाते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक यानी जब आपका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में होगा, मिडल में, तो दोनों आर्म इक्वल होंगे, 2 इक्वल आर्म्स बनेगा, तो उसको कहता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक यानी थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उससे एक छोटा आर्म बनेगा, अनइक्वल आर्म बनेगा, यानी एक छोटा एक बड़ा होगा। एक आता है एक्रोसेंट्रिक। अब बच्चे यूजुअली सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सब मेटासेंट्रिक याद रखना, मेटासेंट्रिक से थोड़ा ही, मतलब सेंटर से थोड़ा ही दूर, और एक्रोसेंट्रिक मतलब सेंटर से बहुत दूर, क्लोज टू द एंड, एंड के, तो ये एकदम ही छोटा ऐसा बनेगा और एक लॉन्ग बनेगा। और फिर आता है टीलोसेंट्रिक, एकदम टिप पर आपका, ऑलमोस्ट एकदम टिप पर आपका जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, टर्मिनल, जिसमें सिर्फ 2 आपको जो है आर्म्स मिलते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर यहां पर कहीं कहीं पर समटाइम्स आप क्रोमोसोम में देखोगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है जगह जगह पे, पहले तो प्राइमरी होता है, बट कहीं कहीं पे कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने मिलता है जो स्टेन नहीं हो पाता, यस नॉन स्टेनिंग एट कांस्टेंट लोकेशन इन फ्यू क्रोमोसोम्स, उसको नाम दिया है सैटेलाइट, ठीक है। अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखा तो सैटेलाइट, ओके। एंड लास्टली माइक्रोबॉडीज। अब ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर जो है एंजाइम होगा, मतलब
प्लांट्स में भी मिलेगा, एनिमल्स में भी मिलेगा। उसके अंदर अगर एंजाइम प्रेजेंट है और वो वेसिकल के फॉर्म में, उसको कहते हैं माइक्रोबॉडीज। ऐसे माइक्रोबॉडीज होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मजा आया? यस। कितने हुए? 1 2 3 3 पेज में पूरा चैप्टर खत्म। डिटेल के साथ एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो गई है। फटाक से इसके बाद अपना एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी पढ़ लो, मजा आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर है। यस, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ चैप्टर, ये पीडीएफ ओपन करके दे दिया है मैंने तुम लोग को। यस, आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में लिंक भी दिया है। पूरा चैप्टर ध्यान से देखो। यस, ये हमारा तीसरा यूनिट चालू हो चुका है, राइट? अगर आपने फर्स्ट 2 यूनिट नहीं देखा है, फर्स्ट यूनिट का भी पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा ये चैनल है, यस, बायो हैंकर्स का चैनल है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, देखो यहाँ ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे आपको 3 लिंक्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, नोट्स रिपोजिटरी का भी लिंक है, यस, आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है और लिंक्डइन का भी है, ठीक है? वो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट नोट्स रिपोजिटरी के इसमें जाओगे आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो सिंपल है, टेलीग्राम चैनल जाओ, उस पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की बात करें, सारी प्लेलिस्ट रेडी है, देखो सारे चैप्टर्स रेडी है, राइट फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड से लेकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एंड किंगडम प्लांट, एनिमल किंगडम, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सारी चीजें डिटेल में, सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आपकी बारी है कि आप जो है मेरे स्पीड से मैच करिए जल्दी जल्दी। यस, वैसे मैं आप लोगों को 24 आवर्स का टाइम देती हूँ, है ना? तो कल भी हमने 4 बजे, शाम को 4 बजे ही वीडियो अपलोड की थी। यस, आज भी हम लोग शाम को 4 बजे आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब ये हमारा तीसरा यूनिट चालू हो गया, ठीक है? आप प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट ऑलरेडी डन है, डाइवर्सिटी। दूसरी यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग तीसरा यूनिट चालू करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दी जो है चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखे वीडियोस, देखिए, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। काइंड रिक्वेस्ट, please share it in your telegram groups, please share it with your friends, let your classmates know about the channel, let them, अगर आप लोग को लगता है कि वर्थ इट है, कि सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, नोट्स भी मिल रहा है, यस, तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए बाकी लोगों के साथ, ताकि सबको भी इसके बारे में पता चले। यस, तो स्प्रेड इट। I'm completely dependent on you guys, and if you find it worth it, please hit the like button and also let me know in the comments below. Okay, so take care everyone, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल अपलोड हो जाएगा वो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ठीक है? टिल देन, टाटास एंड बाय बाय।